नमस्ते साथियों। आज हम पॉलिटी के कुछ ऐसे प्रश्न लाए हैं जो विभिन्न एग्जामों में हमें देखने को मिलते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। हम सभी जानते हैं कि कैबिनेट समिति की अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान का निर्माण किया गया, जिसे स्वीकार तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, परंतु उसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया जाता है। इसी वजह से गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट समिति की सिफारिश पर किया गया था और यह किया गया था 1946 को। तो 1946, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए 1946। ये 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 211 सदस्य थे तथा इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? हमारे संविधान में बहुत सारे भाग हैं, जैसे मौलिक कर्तव्य का भाग 3, भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है और भाग 2 में नागरिकों के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक अनुच्छेद हैं तथा आयरलैंड के संविधान से ये ग्रहण किए गए हैं। इसमें कई अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अनुच्छेद 44 में बताया गया है कि समान नागरिक संहिता, अभी हाल ही में समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड बना है। इससे पहले गोवा भी था, लेकिन उसे कानूनी रूप से पूरी तरीके से वहाँ समान नागरिक संहिता लागू नहीं था। और आर्टिकल आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया गया है, जो कांडवाली संहिता पर आधारित है। तथा आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बताया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार आर्टिकल 123 के तहत है। तो इसका सही आंसर होगा बी। हमें इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार 213 के तहत है। ये 123 का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है संविधान में, आपको इन्हें याद करना चाहिए, जो पिछले कई वर्षों में इनका कॉम्बिनेशन आता रहा है। जैसे 123 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्तियाँ हैं, वहीं राज्यपाल के अध्यादेश की शक्तियाँ हैं 213 के तहत। इसी प्रकार एक आता है 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 5th नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? जो हमारे संविधान में प्रस्तावना दी गई है वो किससे प्रेरित थी? तो वो थी अमेरिकी संविधान से। अमेरिकी संविधान से हमने प्रस्तावना ग्रहण की गई है, जिसमें लिखा है हम भारत के लोग। ये शुरुआत की लाइन है, जिसमें विभिन्न प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता की बात कही गई है। ये संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सार तत्व बताए गए हैं। लेकिन ये याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि प्रस्तावना की भाषा किससे ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है और प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में वर्णित है। भाग 3 आप याद रखना। और अभी बताया था मैंने कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। शुरुआत में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसे एक कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। तो अब मौलिक अधिकार कुल 6 हो गए हैं। और आपको ये बता दिया है कि भाग 2 में नागरिकों के बारे में
बताया गया है। वहीं भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है और भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। इस प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के बाद कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 2 शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी तत्व। तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये 2 शब्द जोड़े गए हैं। इसके अतिरिक्त हमें पता होना चाहिए कि हमारी भारतीय जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है, इसे याद करना जरूरी है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता सभी की बात की गई है। ये कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को यह न्याय और स्वतंत्रता, इसमें याद रखना कि हमें 3 प्रकार की न्याय प्रदान किए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसी प्रकार 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। और हमारा जो संविधान है उसको अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को, पहले मौलिक कर्तव्य जो मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन जो स्वर्ण सिंह समिति है उन्होंने सिफारिश की कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाए। उस समय उन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात कही थी, लेकिन 10 जोड़े गए। अभी हाल ही में एक और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको शिक्षा प्रदान करना। तो ये जो मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था संविधान में? 42वें संविधान संशोधन के तहत। ये संशोधन 1976 में आया था। ठीक है, आपको याद रहेगा। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है। आपको पता होना चाहिए कि जो अनुच्छेद 61 में प्रक्रिया है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है महाभियोग की प्रक्रिया। ये महाभियोग की प्रक्रिया में जो सदस्य रहते हैं वो एक संकल्प पारित करते हैं और उस सदस्यों में जो उपस्थित हैं उनकी जो संख्या होनी चाहिए 2/3 मत, 2/3 जिसे विशेष बहुमत कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस सूची में वर्णित है? हमारा संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें संघ के पास कुछ शक्तियां हैं, कुछ राज्यों के पास, और कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो दोनों के बीच विभाजित हैं, जिन्हें समवर्ती शक्तियां कहते हैं। इसलिए समवर्ती सूची में ही इनकी शक्तियों के बारे में वर्णित है। अनुसूची किसमें है? 7वीं अनुसूची में यह बताया गया है कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे? तो पहले समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में 52 विषय हो गए हैं। इसमें से कुछ विषय हैं जैसे वन, शिक्षा और न्याय प्रणाली। अगर कभी शिक्षा के विषय में कोई कानून बनेगा तो उसमें संघ और राज्य दोनों ही उस पर कानून बना सकते हैं। यह नहीं है कि केवल संघ ही उस पर कानून बनाए या राज्य। लेकिन कभी कभी अगर किसी कानून में संघ और राज्यों के बीच में मतभेद होता है तो उस स्थिति में संघ का कानून को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि जो प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वहीं लोकसभा को भंग किया जा सकता है और लोकसभा में जो सदस्यों का कार्यकाल रहता है वह 5 साल का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो भारत में जो वित्त आयोग का गठन है वह अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया जाता है। अभी वर्तमान में 16वें वित्त आयोग हैं अरविंद पनगड़िया, आप देख सकते हैं, और पहले वित्त आयोग थे केसी नियोगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
14 नंबर का क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। कभी कभी ये होता है कि लोकसभा ने कोई कानून पारित बनाया और राज्यसभा उससे अपनी असहमति देती है, तो दोनों में जब मतभेद होते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि उनकी संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ ही ऐसे विधेयक होते हैं जिन पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। सामान्यतः अगर संविधान संशोधन हो रहा है या धन विधेयक है तो उनमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संविधान में संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। अनुच्छेद 108 में जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसकी जो अध्यक्षता है वह सदन का अध्यक्ष करता है। ये याद रखना कि इसकी बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करते हैं, सदन का अध्यक्ष ही करेगा, वो भी लोकसभा अध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान है। हमारे संविधान में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किया गया है। 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। 352 के तहत है राष्ट्रपति 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपात। आज तक वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगाया गया है, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों प्रकार के आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किया गया है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में संसद की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। जो भारत में संसद में अधिकतम सीटों की संख्या ये है, संसद में लोकसभा में बोली जा रही है, तो लोकसभा में संसद में सीटों की संख्या अधिकतम 550 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 543 हैं। इससे पहले 545 थी, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन का चुनाव किया जाता था, नामित किया जाता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें 2020 में समाप्त कर दिया गया। अब 543 सदस्यों को ही चुनाव होते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन, भारत में मूल अधिकारों का संरक्षण किस संस्था के माध्यम से होता है। तो भारत में मूल अधिकारों का जो संरक्षण है वह उच्चतम न्यायालय के द्वारा होता है। उच्चतम न्यायालय ये ऐसी बॉडी है जो हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। आर्टिकल 32 में बताया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जो उच्चतम न्यायालय है, आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह की रिटीय शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। वहीं उच्च न्यायालय को 226 के तहत रिटीय शक्ति प्राप्त है। हमने 5 रिटीय शक्तियों के बारे में नीचे लिखा है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्राक्षा। इन्हीं रिटीय शक्तियों के माध्यम से उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है। तो राज्यपाल को 155 के तहत नियुक्त किया जाता है। हमें याद रखना जरूरी है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। उसके लिए कोई प्रॉपर ऐसी विधि नहीं है कि उनका चुनाव किया जाता है, इसलिए राज्यपाल को केंद्र का एजेंट भी कहा जाता है। इसके संबंध में संघ और राज्य के बीच विवाद होते रहते हैं। आपको पता होगा आपके एमपी के राज्यपाल कौन है, तो कमेंट में बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है। तो भारत का संविधान ना तो बहुत कठोर है ना ही बहुत लचीला। जब जवाहरलाल नेहरू ने इस संबंध में जब जवाहरलाल नेहरू से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि हम अपने संविधान को समय के अनुसार परिवर्तित भी करना चाहते हैं, इसलिए उसको अधिक कठोर नहीं बनाया गया है और इतना भी हमने लचीला नहीं बनाया गया है कि उसका दुरुपयोग किया जाए। इसलिए हमने दोनों का मिश्रित स्वरूप उसको स्वीकार किया है। जबकि ब्रिटेन का संविधान बहुत लचीला है क्योंकि वह लिखित रूप में नहीं है, जबकि अमेरिका का संविधान सबसे कठोर है, उसमें परिवर्तन करने की बहुत कठिन प्रक्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 73वें व 74वें संविधान संशोधन से किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान संशोधन ये 73वां 74वां बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लगा लीजिए इसमें, क्योंकि ये है पंचायती राज और नगरीय निकाय से है।
यह विकेंद्रीकृत व्यवस्था पर आधारित है। इसके तहत संविधान में 2 अनुसूचियाँ जोड़ी गईं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियाँ, और 11वीं अनुसूची में 29 विषय, वहीं 12वीं अनुसूची में 18 विषय जोड़े गए। भूमि सुधार से संबंधित जो कानून है वो पहला संविधान संशोधन ही था, जो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। वहीं शिक्षा का अधिकार, यह इसके तहत आर्टिकल 21 संबंधित है शिक्षा के अधिकार से। आरटीई कानून है, राइट टू एजुकेशन, ये 2009 में आया था। और हमने अभी वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया था, आपको याद होगा 352 में। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना होगा तो आपको ये पता होगा, इसलिए कमेंट कीजिए। और आपको ये पसंद आए तो मुझे बताइए, और क्या कमी रह गई है, क्या सुधार कर सकती हूँ वो भी प्लीज़ बताइए। थैंक यू। जय हिंद।